सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति। और आज हम वेटनरी रेडियोलॉजी एंड एनेस्थीसिया के 50 रैपिड फायर ऑनलाइनर क्वेश्चन का अभ्यास करने वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बताइए आप। कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है, क्या है ना? तो बस मेहनत करते हैं और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना? हम मेहनत करके ले लेंगे, ठीक? चाहे कोई कितना भी छुड़ाए, ठीक? तो आज हम रैपिड फायर ऑनलाइन क्वेश्चन करेंगे। और कितने क्वेश्चन पता है? 50 क्वेश्चन है। आप बोलेंगे 100, 150, 300, 400, 1000 एक ही टॉपिक के करवा देंगे। उसकी टेंशन नहीं लेना है ना? तो क्या करना है? लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्तों तक भेजिए, जिससे कि सभी आगे बढ़ें, है ना? सभी आगे बढ़े, खूब कंपटीशन हो, जो पढ़ने में जो है ना आनंद जो आए ना, एकदम मस्त लेवल का आना चाहिए। हुँ? ये नहीं सोचना है कि हम उसे भेज देंगे तो आगे बढ़ जाए, जॉब ले ले, मस्त आनंद करे जीवन में। क्यों? तो टेंशन नहीं लेना है ना? तो चलें क्या पढ़ना स्टार्ट कर दें? अभी थ्योरी का क्वेश्चन थ्योरी की क्लास मैंने डाल दिया था, है ना? थ्योरी की क्लास रेडियोलॉजी एनेस्थीसिया का मैंने डाल दिया था। अब देखेंगे 50 टॉप क्वेश्चन। चलिए, मेहनत लगता है यार, है ना? मेहनत लगता है तो थोड़ा-सा सपोर्ट और कमेंट कर दिया करें ना कि भैया थोड़ा अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं और पढ़ा दो। अरे मान लो कि नहीं बनाता ना, मेरे से पढ़ाते यदि नहीं बनता तो आप बताया करो कि अरे यार क्या बताएँ, कैसा मास्टर आ गया है। दूसरे को रख लूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक? और तो अभी तुम्हें पता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे साथ हालाँकि अभी कोई नहीं है, मेरी टीम-वोम कुछ नहीं है, मैं अकेले ही हूँ सब, जो भी हूँ सब अकेले ही, है ना? तो इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल जो रेडियोलॉजी की हिस्ट्री है, उससे स्टार्ट करते हैं। एकदम ज़ीरो से हाई लेवल तक जाएँगे, ठीक है? तो मेडिकल साइंस की वह शाखा कौन-सी है ना? जिसमें हम रेडिएंट एनर्जी यानी रेडिएशन एनर्जी, है ना? रेडिएशन एनर्जी का उपयोग करके बीमारी या निदान का हम क्या करते हैं? डायग्नोज़ करते हैं, है ना? निदान करते हैं, डायग्नोज़ करना, निदान करना, है ना? कोई बीमारी का पता कैसे लगाएँ? फ्रैक्चर हो गया है हमारे शरीर के अंदर, हमारी हड्डी टूट गई है या फिर कोई मसल्स में स्ट्रेन जो भी होता है, लिगामेंट में खिंचाव, ये सब आ गया है, हम कैसे पता लगाएँगे? तो उसकी जो जिस विधि से या फिर वो जो शाखा है, जिस शाखा में हम रेडियोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेटरनरी रेडियोलॉजी या मेडिकल रेडियोलॉजी, जो भी आप कह दीजिए। फिर एक्स-रे फ़िल्म यानी रेडियोग्राफ को तकनीकी रूप से तैयार करने वाला प्रशिक्षित विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो रेडियोग्राफर कहते हैं, है ना? रेडियोग्राफर क्या कहते हैं, ठीक? एक्स-रे की समान तरंग-दैर्ध्य, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वेवलेंथ बताइए, वेवलेंथ रेंज बताइए किसका? एक्स-रे का। तो 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम। हमेशा याद रखिएगा, वो मिली एम्पियर भी देगा, लेकिन एंगस्ट्रॉम को लगाना है ना? क्योंकि इसकी जो रेंज और वेवलेंथ को हम किसमें से मापते हैं? तो एंगस्ट्रॉम से, है ना? एक्स-रे की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा और किस ऐतिहासिक तिथि में की गई थी? है ना? किस सन में की गई थी? ऐतिहासिक तिथि का मतलब किस सन में? हुँ? तो विलियम कॉर्नोड रोंटिजन, जिसे हम आप कहते हैं डब्ल्यू.सी. रोंटिजन द्वारा 8 नवंबर 1895 को की गई थी। कब की गई थी? 8 नवंबर 1895 को। कौन किया था? डब्ल्यू.सी. रोंटिजन ने किया था। किसकी खोज की थी? एक्स-रे की खोज की थी, है ना? यूरेनियम धातु में, है ना? जो यूरेनियम होता है, वह क्या है? एक प्रकार का धातु है। तो प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, है ना? और किसमें खोजा था? यूरेनियम धातु में। तो कौन खोजा था? हेनरी बेकेरल, है ना? तो आपको क्या करना है? याद रखना है। चिकित्सा इतिहास में सबसे पहले दंत एक्स-रे यानी कि फर्स्ट डेंटल रेडियोग्राफ, है ना? रेडियोग्राफ किसने लिया था? है ना? किसे श्रेय जाता है सर्वप्रथम? चिकित्सा इतिहास में, मेडिकल साइंस में तो कॉनिंग और मॉर्टन को जाता है ना? किसे जाता है? कॉनिंग और मॉर्टन को। तो कॉनिंग और मॉर्टन फर्स्ट डेंटल रेडियोग्राफ है, सर्वप्रथम लिया था, है ना? सबसे पहले। अब देखते हैं पहला पशु चिकित्सा रेडियोग्राफ है इक्वाइन फुट 1896, है ना? जो घोड़ा होता है ना, उसका जो फुट होता है ना? पैर, उसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? उसका एक्स-रे किया था, रेडियोग्राफ निकाले थे। तो ये कौन से वैज्ञानिक थे? है ना? 2 वै युग्ल का मतलब क्या होता है? युग्ल का मतलब समावेश यानी 2 वैज्ञानिक मिल कर के, है ना? युग्ल बनाना, युग्ल चतुष्क आपने पढ़ा होगा। किसमें? देखा जाए तो जूलॉजी, यानी कि अपने जीव विज्ञान में क्लास 11th वाले में, है ना? सेल डिवीजन वाले में, है ना? तो पेंटन और डंकन द्वारा क्या किया गया था? पहला पशु चिकित्सा रेडियोग्राफ खोजा गया था। फिर पशु चिकित्सा अभ्यास में जीरो रेडियोग्राफी क्या होता है? ये क्या होता है? और फिर इसे कौन साइंटिस्ट दिया था? तो फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री के द्वारा दिया गया था। कौन था? डब्ल्यू.सी. रोंटजन था। कौन था? डब्ल्यू.सी. रोंटजन। निर्वात या हवा में एक्स-रे विकिरण की गति वेलोसिटी किस प्राकृतिक स्थिरांक के समान होती है ना? तो प्रकाश की गति के प्राकृतिक स्थिरांक के समान होती है और इसका स्थिरांक जो होता है, जो इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना? तो आपको क्या करना है? याद करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला पशु चिकित्सा रेडियोग्राफ ये भी इंपॉर्टेंट है ना?
अब देखते हैं कि एक्स-रे मुख्य रूप से किस प्रकार के विकिरण रेडिएशन टाइप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको आपको मैं बताऊँ, आपका जो फर्स्ट लेक्चर लिया गया है उसमें क्या लिखा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रकार होता है। तो जो एक्स-रे में रेडिएशन का उपयोग या विकिरण का उपयोग किया जाता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। चलिए बात करते हैं कि आखिर पशु के शरीर के भाग में, अब देखो हम कौन से क्वेश्चन लगा रहे हैं? एनाटॉमिकल रेडियोग्राफ टर्म्स, यानी कि जब हम रेडियोग्राफी करते हैं, है ना? रेडियोलॉजी के अंतर्गत जब हम एक्स-रे लेते हैं, तो आखिर एक पोजीशन सेट करना होता है। क्या करना होता है? पोजीशन, है ना? कहीं ऐसे खड़ा, कहीं ऐसे खड़ा करके, है ना? तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, फिर रेज़ डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं और हमें क्या प्राप्त होती है उससे? रेडियोग्राफिक फ़िल्म प्राप्त होती है। तो पशु के सिर यानी हेड, है ना? के भाग में थूथन या नाक नोज की तरफ निर्देशित होने वाली दिशा क्या कहलाती है? तो नोज की तरफ जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं मेरे मित्रों? डोर्सल कहते हैं। पशु के अग्र पैर, है ना? अग्रपाद का मतलब अग्र पैर, फोर लिम्ब के पीछे वाले कॉर्डल एस्पेक्ट हिस्से को एक्स-रे तकनीक में हम क्या बोलते हैं? तो पामर पामर बोलते हैं, है ना? फिर पशु के पश्च पैर, पशपैर यानी हिंड लिम्ब के पीछे वाले कॉर्डल एस्पेक्ट हिस्से को क्या संज्ञा दी जाती है, यानी हम क्या बोलते हैं? तो प्लांटर एस्पेक्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या करना है, आपको याद रखना है। जब एक्स-रे बीम सिर, गर्दन या पूँछ के भाग में रीढ़ की हड्डी की तरफ निर्देशित हो, है ना? जब एक्स-रे बीम सिर, गर्दन, पूँछ भाग में रीढ़ की हड्डी की तरफ निर्देशित हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? डोर्सल एस्पेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? डोर्सल। और सिर, गर्दन, पूँछ या धड़ के भाग, देखना यहाँ यहाँ धड़ आ गया और यहाँ सिर आ गया। यहीं से आपको क्या करना है, पूँछ, रीढ़ की हड्डी, ये पीछे वाला हिस्सा है ना, ये डोर्सल, ये वेंट्रल, है ना? तो वेंट्रल एस्पेक्ट क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनाटॉमी आइंस्टीन रिलेटिविटी, यानी कि आखिर हमारी ये जो हम रेडियोलॉजी में रेडियो एक्स-रे या फिर जो भी हम अपनाते हैं बीमारी का पता लगाने के लिए, तो आखिर आइंस्टीन से क्या रिलेशन है? आखिर यह आइंस्टीन के फ़ॉर्मूले पर कैसे काम करती है? तो स्कैपुला कंधे की हड्डी और ह्यूमरस के मध्य शारीरिक संबंध में स्कैपुला को क्या माना जाएगा? तो यह प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि ह्यूमरस स्कैपुला के डिस्टल है तथा स्कैपुला प्रॉक्सिमल है ना? तो ये चीज़ को क्या करना है? याद करना है। तो स्कैपुला क्या है? उसके एस्पेक्ट में प्रॉक्सिमल है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार द्रव्यमान यानी कि मास, यानी कोई भी वस्तु का मास होना चाहिए, और मास नहीं, मास की बात कर रहा हूँ, और ऊर्जा एनर्जी, है ना? का प्रसिद्ध संबंध क्या है? तो संबंध भी आ सकता है, ये आइंस्टीन थ्योरी। देखना ये क्यों आ सकता है सर? हम तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ क्यों आएगा? तो इसलिए आ सकता है क्योंकि रेडियोलॉजी भी इसी सिद्धांत पर क्या करती है? वर्क करती है। कहीं न कहीं E बराबर mc स्क्वायर, किसी परमाणु के K, L, M कक्ष, आप सेल्स देखे होंगे, कक्षाएँ देखी होंगी, तो उसमें के, यल, यम, 2, 8, 16, 32 वाले कक्षा ऐसे होते हैं ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकलने की भौतिक प्रक्रिया, यानी कि वहाँ चक्कर लगाएँगे, है ना? तो जो सेल्स से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की भौतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आयनन कहलाती है, यानी कि आयोनाइज़ेशन कहलाती है, यानी किसी भी कक्षा से बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहेंगे? आयनन कहेंगे, आयोनाइज़ेशन कहेंगे। अल्फा, बीटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से किस प्रकार के आयोनाइजिंग रेडिएशन के उदाहरण हैं? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से किस प्रकार के आयोनाइजिंग रेडिएशन के उदाहरण हैं? तो आपको याद रखना है, पार्टिकुलेट रेडिएशन कणकीय विकिरण का क्या है? उदाहरण है। कणकीय विकिरण का उदाहरण क्या है? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। मेरे साथ बोला करें जब मैं रिवाइज़ करूँ तो। इसीलिए बोलता हूँ कि आप क्लास में बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलिए, जिससे कि क्या हो? याद हो। एक्स-रे फोटॉन्स, है ना? एक्स-रे फोटॉन्स यानी कि उनकी जो ऊर्जा के स्तर को मापने की सर्वाधिक प्रचलित मानक इकाई, यानी एक्स-रे फोटॉन को मापने के लिए उसकी प्रचलित इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको याद रखना है कि सर एक्स-रे ट्यूब फ़िल्म प्रोसेसिंग, यानी कि हम एक्स-रे तो करते हैं सर, लेकिन वो हमें एक डॉक्टर फ़िल्म निकाल के देता है, जिसमें हमारी जो हड्डी भी टूटी, जो भी विकार है, वो उसमें प्रदर्शित होता है सर। वो कैसे बनता है? उसका निर्माण कैसे होता है? आखिर हम रेडिएशन से फिर फ़िल्म प्राप्त करने तक की कैसे प्रोसेसिंग होती है? तो वो सब चीज़ें हम क्या करेंगे? देखेंगे। चलिए बात करते हैं एक्स-रे वेव फिजिक्स एंड कैथोड। अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे? एक्स-रे वेव फिजिक्स एंड आखिर फिजिक्स कैसे वर्क कर रही है ना? तो देखिए, तरंग वेव आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य के बीच सही गणितीय संबंध दर्शाने वाला सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है ना? तरंग बराबर आवृत्ति, है ना? तरंग बराबर आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो आपको ये चीज़ क्या करना है? याद रखना है। एक्स-रे ट्यूब में कैथोड का तंतु यानी फिलामेंट, एक्स-रे ट्यूब में कैथोड का तंतु यानी कि फिलामेंट मुख्य रूप से किस उच्च गलनांक वाली धातु से बना होता है? तो फिलामेंट किससे बना होगा? टंगस्टन से, यानी कि
सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है ना? जैसे हमारा बल्ब जो है ना बल्ब, उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, वो जो वायर-वायर सी रहती है, फिर वो जलती है ना? तो आखिर इसका गलनांक क्या होता है सर? तो 3408 डिग्री से समझ रहे हो कितना खतरनाक तापमान, इतना तापमान में पता चले हमारे शरीर का राख तक नहीं बचेगी, वो भी भस्म हो जाएगी, है ना? तो टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, तो फिलामेंट किससे बना होगा? टंगस्टन से ना। अधिक ताप के कारण धात्विक तंतु से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बाहर उत्सर्जित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो थर्मियोनिक इमिशन तापायनिक उत्सर्जन क्या कहते हैं? अधिक ताप के कारण धात्विक तंतु से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को बाहर उत्सर्जित होने की क्रिया थर्मियोनिक इमिशन कहलाती है। ये चीज क्या करना है याद रखना है। कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रवाह ट्यूब करंट को किस इकाई से मापा जाता है? तो मिली एम्पियर से मापा जाता है ना? लेकिन एक्सरे का जो होता है ना? तो वो एंगस्ट्रॉम है ना? लेकिन कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उसके प्रवाह को किस इकाई से मापते हैं? तो मिली एम्पियर से मापते हैं। कैथोड किरणें की एनोड है ना? पर टक्कर के बाद ऊर्जा का रूपांतरण किस अनुपात में होता है? तो मैं बता दूं कि जैसे ही किरणें कैथोड से टकराती हैं, किससे टकराएंगी? कैथोड किरणों की एनोड पर टक्कर के बाद कितना 99% हीट रिलीज होगा। कितने परसेंट? 99%। और केवल 1% एक्स-रे एनर्जी क्या करती है? बाहर निकलती है। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जिसे हम कह देते हैं और फिर वही रेडिएशन, वही एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने रेडियोग्राफी करते हैं ना, रेडियोग्राफी फिल्म निकालती है उससे। फिर बात करते हैं एक्स-रे ट्यूब में लगातार घूमने वाले एनोड यानी रोटेटिंग एनोड जो होती है ना? रोटेटिंग एनोड का मुख्य तकनीक लाभ क्या होता है? तो यह बार-बार होने वाले इलेक्ट्रॉन प्रहार से होने वाली स्थानीय एनोड नुकसान को क्या करता है? रोकता है। एक्स-रे बीम की तीव्रता एनोड की तुलना में कैथोड पक्ष यानी कैथोड साइड पर अधिक शक्तिशाली होने की घटना को हम क्या कहते हैं? है ना? जो एक्स-रे बीम होती हैं, एक्स-रे जो रेज़ होती हैं, वह आखिर कैथोड साइड सबसे अधिक होती है ना? तो इसी घटना को हम क्या कह देते हैं? तो हील इफ़ेक्ट कह देते हैं या हीट प्रभाव कह देते हैं। हील प्रभाव यानी कि हीट इफ़ेक्ट या हील इफ़ेक्ट कह देते हैं। उसके अनुसार रोगी पशु के मोटे हिस्से यानी थिक बॉडी पार्ट को किस ओर रखना चाहिए? तो हमेशा कैथोड की तरफ रखना चाहिए, ठीक? बेरियम एंटीरियर नंबर 56 है ना? बेरियम एंटीरियर नंबर 56 जैसे उच्च परमाणु क्रमांक वाले पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का फिल्म पर कैसा प्रभाव दिखता है? तो व्हाइट कलर सफेद रंग का सुस्पष्ट प्रतिरूप क्या करता है? दिखता है। कम विशिष्ट गुरुत्व वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन किस प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उदाहरण है ना? किस प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उदाहरण है? तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नकारात्मक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उदाहरण है ना? यह फ़िल्म पर काला दिखता है, कैसे दिखेगा? काला दिखेगा, है ना? तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक? तो ये हुए हमारे क्या 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हुए? 30 क्वेश्चन। बाकी कितने बच रहे हैं? 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन को हम फिर से डिज़ाइन करते हैं, है ना? देखते हैं क्या हमें अभी ये इतने इम्पोर्टेंट लगे, है ना? तो आपको ये चीज़ आ रही होगी समझ में, है ना? तो हमने क्या किया 30 क्वेश्चन हमने देख लिया अच्छे से। ठीक? तो आई होप को ये चीज़ समझ आई होगी, आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप यदि 30 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है मैं 50 क्वेश्चन कराऊँगा, 50 क्या मैं 100 क्वेश्चन उसी टॉपिक पे करा दूँगा, है ना? थोड़ा-सा मेहनत लगता है, मटेरियल ढूँढना पड़ता है और इसके बाद टाइपिंग करना होता है, स्लाइड प्रिपेयर करना होता है ना? थोड़ा-सा मेहनत लगता है और आपको तो पता है यदि अ, जो मेरे को अच्छे खासे रूप से जानते हैं कि थोड़ा-सा टाइम कम बचता है मेरे पास, तो आप लोगों के लिए या फिर अपने भी लिए लोगों के लिए मैं इतना सब कुछ प्रयास कर रहा हूँ, तो बस मैं आपसे ये एक्सपेक्ट ज़रूर करूँगा कि आप मेरे को ये महसूस ना होने दें कि मेरे साथ कोई नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा-सा कमेंट कर दिया करें और आप ये 30 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर डालिए। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा यूनिवर्सिटी में नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। आप बोलेंगे तो और भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन करा देंगे, उसकी बात नहीं है। तो ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। बाकी वैज्ञानिक हो गया और एक्स-रे की प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन थे, वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आराम से आ जाएँगे, तो उसकी दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है? तो आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। ऐसे ही पेट विज़न इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ज़रूर कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब करें।